तेलंगाना राष्ट्र समिति और आजकल तो भारत राज्य समिति हो गई है, उसके महासचिव और लोक जागर अभियान के ये संस्थापक ज्ञानेश बाकुड़कर जी। ज्ञानेश बाकुड़कर जी पूरे देश में तो जो हो रहा है, हम लोग तो बनारस में हैं और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। उन्होंने पहले भी कहा नोटबंदी के लिए कि 50 दिन का हमें मौका दे दीजिए, अगर हम अर्थव्यवस्था नहीं सुधार देंगे तो आज जिस चौराहे पर आप कहिए हम आकर खड़ा हो जाएंगे। और तब से देश के लोग तो चाहे जो करें, बनारस के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि किस चौराहे पर आएंगे। आज तक वो जब भी आए तो अपना हवाई मार्ग से आते हैं और अपना सीधे कहीं लैंड करते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। आज तक वो किसी के, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया कि अब आकर के यहाँ रोड शो करेंगे। और रोड शो के नाम पर बनारस की छोटी बड़ी जितनी भी सड़कें हैं, कम से कम 50-60 किलोमीटर दोनों तरफ से बांस बल्ली लगा करके पूरे बनारस को जाम कर दिया गया, पैक कर दिया गया। और उनकी यात्रा हुई लंका से लेकर के ये गोदौलिया तक हुआ, करीब 4-4.5 किलोमीटर की उन्होंने अपना रोड शो किया। और काशी विश्वविद्यालय में रुकते हैं और काशी विश्वविद्यालय में जितनी समस्याएं थी वहां पर बच्चियों के साथ सीधा सीधा उनके साथ बलात्कार किया गया। और जो बलात्कारी थे वो घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बच्चे थे और वो यहाँ से मनोरंजन करके चले गए। उनको ये सुविधाजनक तरीके से मध्य प्रदेश गए और वहां प्रचार करते रहे। उनकी गिरफ्तार जब सब खत्म हो गया, जबकि उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, रोक लिया गया था, और फिर उनकी गिरफ्तारी बाद में होती है। और काशी विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर वहां अनशन पर बैठे हुए हैं, 4 दिन 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका यह है कि यहाँ पर बेड की सुविधाएं बढ़ाई जाए और यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसको। और वही मोदी जी उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, लेकिन वहां उनको मिलने का समय नहीं मिलता है। और उन्होंने घोषणा कर रखा था कि हम कल, ये गंगा सप्तमी था, तमाम वो क्या करते हैं कि वो ये साइड दिवस देख करके, और उन्होंने कल के लिए नामांकन तारीख किया था कि गंगा सप्तमी था, गंगा अवतरण था, और वो जो जागरण योग और अपना सत्वहंता योग और क्या क्या सारे योग। और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा में स्नान करके उनका पूजन करके फिर मैं वहां जाऊंगा और अपना नामांकन करूंगा। लेकिन उन्होंने किया क्या साहब कि वहां से क्रूज आया उनको लेकर के, और उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है बनारस में, यहाँ एक उन्होंने बंदरगाह बनाया है। और उस बंदरगाह से उनका यह कि वहां कलकत्ता से लेकर के यहाँ तक पोर्ट चलेगा, वो जलयान चलेगा। और वह एक बार जलयान चला तो हम जापानी विदेशियों को लेकर के बनारस से चला और जाकर के छपरा में जाम हो गया, अफरा तफरी मच गई। उन सारे लोगों को हेलीकॉप्टर लगा करके किसी तरीके से उनको हटाया गया। वो उसका जिक्र नहीं कर अपनी उपलब्धि का कि मैंने यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया है। और यहाँ वो क्रूज पर बैठते हैं ये अस्सी के किनारे, और वहां से जल मार्ग से होकर के बाहर निकल जाते हैं, बनारस की सड़कों पर नहीं जाते हैं। और जाते हैं नामांकन करते हैं तो नामांकन भी अधूरा करते हैं, शपथ पत्र उनका अधूरा है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि अब तो उनके लिए एक ही बचा हुआ है कि वहां से 543 वो सीधे सीधे प्रमाण पत्र अपना वहां से ले ले और अपना जाकर सरकार बना ले। तो ऐसी हालत में हम किसके ऊपर विश्वास करें? आप तो महाराष्ट्र से हैं, अभी आप नागपुर में हैं, आप तेलंगाना में देख रहे हैं और पूरा देश देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में यदि विश्वास का संकट है, हम किस पर विश्वास करें और कैसे विश्वास करें? अशोक बाकुड़ जी। सभी मान्यवर साथियों को, दोस्तों को, सर आपने सवाल तो बहुत सही किया है कि भाई किस पे विश्वास करें। इन लोगों का विश्वास वगैरह बातों पे ही विश्वास नहीं है जिनकी बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो उनकी निर्मित है, उनका जन्म समझिए जिन विचारों से हुआ है, विचारधारा से हुआ है, तो उस विचारधारा का जो है वो पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब झूठ पे है, झूठ पे आधारित है। इंसानियत पे भरोसा नहीं है उनका। जनतंत्र तो बहुत बाद की बात है। जनतंत्र, ये जो संघ वाला जो है ना, ये संघ का ये क्या बोलते हैं, गटर लाइन है ये,
और वहां से ये सब निकले हुए, उन्होंने नाम दे दिया उसको, गंगा बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, चोर को क्या बोलते विश्वगुरु बोलेंगे, झूठ को सच बोलेंगे, अन्याय को धर्म बोलेंगे। ये तो सब बातें हैं, बंदूक चलाएंगे और उसको शांति बोलेंगे, गांधी जी का खून करेंगे और गांधी जी को ही फिर ये भी बोलेंगे कि प्रातः स्मरणीय है। तो ऐसे झूठे लोगों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और अब हमारी बदकिस्मती ये है या हमारी गलतियां ये है या हम उस लायक है समझ लीजिए देश की जनता, क्योंकि अगर 75 साल हो गए हमारे देश को अभी आजादी मिली हो या जनतंत्र आए हुए, और इनकी सत्ता जब आई तब 10 साल का अगर पीरियड छोड़ दे तो 60-65 साल तो हमारे पास में जनतंत्र है ना, लोकशाही है ना, तो फिर डेमोक्रेसी है ना। तो फिर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं उन पे भरोसा करने के बजाय या उनके ऊपर अविश्वास दिखाने के बजाय हम अपने लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते? हम अगर बाबा साहब का नाम लेते हैं, जनतंत्र की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो बाबा साहब का नाम पहले लेते हैं। मगर बाबा साहब करने वाले आठवले जो है वो तो उनके दलाल बने बैठे हुए हैं। हमें सवाल अगर किसी को पूछ रहा है तो आठवले को पूछना चाहिए। हमारे रामविलास पासवान हमारे साथी थे, डॉक्टर सुनीलम जी अभी नहीं है, मगर रामविलास पासवान तो हमारे नेता थे, हम उनके साथ में काम किया। जो आदमी बोलता था कि छोड़िए वो पूरे डायलॉग उनके बताने की जरूरत नहीं है, मगर जो क्या ये जो आरएसएस को बीजेपी को इतना कोसता था और बोलता था राम राम की बात क्या करते हो, राम तो इधर है, असली राम तो इधर है करके बोलते थे, सिरा ठोक के बोलते थे। वो आदमी उनकी गोद में चला गया था, उनकी चापलूसी करने लग गया था, और उनका बेटा तो क्या है अभी तो उनका बजरंगबली है बोलते, मैं खुद को मोदी जी का बजरंगबली हूं बोलते। तो ऐसे बातें हैं। नीतीश कुमार की बात करिए, नीतीश कुमार भी हमारे जनता दल वाले हैं, तो नीतीश कुमार भी उनके रथ पे ये हो गए, उनके एक गाड़ी का पहिया बन गए। कहने का मतलब क्या? हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो ये तो विचारों का कोई संबंध नहीं, अजित पवार और ये एकनाथ शिंदे, इनका तो कभी दूर दूर से विचारों का कोई सवाल नहीं, विचारधारा का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो झूठ बोलते ही है, उनका धंधा ही है, उनकी पूरी राजनीति ही झूठ पे के आधार पे चलती है। और हम लोगों को जमीनी सवालों से परेशानियां हैं, क्योंकि वो जमीनी सवाल हमें सताते हैं। इन लोगों को तो हवा में ही रखना है। लोगों को धर्म की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, इसको होता है बोलेंगे, उसको होता है बोलेंगे, जहाज क्या बोलते हैं रडार की बात, वो सब बातें आपको मालूम है। कहने का मतलब मेरा, इन लोगों को दो तरीके से हराया जा सकता या हटाया जा सकता कि हम समझदार हो जाए। और सबसे पहली बात यह कि अभी जो चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, तो एक एक वोट हमारा इनके खिलाफ में जाए। फिर वो ईवीएम क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे। वो उसी में अगर हम फंसे हुए रहेंगे ना, तो लोग क्या करते हैं कि अरे फिर तो ये होने वाला है, वो अगर 400 सीटें उनको मिलने वाली है तो हम क्यों यार जाएंगे, हम क्यों उनके खिलाफ में वोटिंग करके दुश्मनी मोल ले। तो ये भी एक नकारात्मक सोच पहले पिछले चुनाव में भी कांग्रेस वालों ने मेरी 2-3 मीटिंगें रखी थी। मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन समर्थक हूं, क्योंकि जनतंत्र पे कांग्रेस का भरोसा है, ऐसा मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी पार्टी आज देश में वही है जो बीजेपी को हरा सके। केजरीवाल वगैरह वो नहीं उतरे, वो नहीं है, ठीक है कि उनके अभी वो आ गए कांग्रेस के साथ में, मगर केजरीवाल कोई बीजेपी का पर्याय नहीं बन सकते हैं। वो संघ के लिए हो सकता है, मोदी का पर्याय केजरीवाल बन सकते हैं संघ के लिए, मगर देश के लिए केजरीवाल नहीं बन सकते हैं वो। क्योंकि ठीक है, बाद में अगर बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे हम, मगर मेन बात हमें ये देखनी होगी कि मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ। हमारे एडिटर्स है, हमारे राइटर्स है, हमारे बुद्धिजीवी है, हमारे विचारक जो है, मूवमेंट वाले लोग जो है, तो इन लोगों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। मतलब उन्होंने ही लड़ना चाहिए या उन्होंने ही झंडा उठाना चाहिए हाथ में, ऐसा मेरा कहना नहीं है। या हर आदमी झंडा उठाएगा और पॉलिटिकल पार्टी में काम करेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मगर हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमें किस पार्टी को या किस विचारधारा को पहले नंबर पे रखना है। ठीक है कि आपके 100% बातों से आप सहमत नहीं होंगे मेरे साथ में, मतलब किसी पार्टी के साथ में, लेकिन बेस्ट क्या है अभी जो अवेलेबल है, उनमें से बेस्ट क्या है उस पार्टी के, जनतंत्र के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए और विकास के लिए, प्रगति के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, कृषि के लिए, ये उद्योगों के लिए, इन सब बातों के मामले, ये इन सब बारे में जो गंभीर है पार्टी, मैक्सिमम अपने को दे सकती है बाकी लोगों से। तो उनके साथ में हमें अभी साथ में खड़ा रहना होगा। ये एक अच्छी बात हो गई इस समय में चुनाव में कि पूरे देश में कांग्रेस को लोगों ने, ये एक तरीके से कांग्रेस करके नहीं है, मगर मोदी को हराने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी एक अच्छा पर्याय हो सकता है अभी के लिए, ये लोगों ने मान लिया है। आप एक छोटी सी बात देखिए सर, जब 2 बातें बताऊंगा, अभी तो 2 महीने पहले की बात, जब
वोटिंग शुरू होने के पहले कि कोई नहीं सोचता था इंडिया आघाड़ी के बारे में पॉजिटिवली, कोई सोचता नहीं, अरे यार ये क्या हो गया इनका, ये कोई एक दूसरे के साथ नहीं आते। तो कई बड़े बड़े जो विचारक बोलते हैं, हम उन लोगों ने क्या बोला, मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कार्य करता हूँ, माफ करना, मैं किसी का अनादर करना नहीं चाहता हूँ, मेरा ये इरादा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया, अपने जो पैरेलल मीडिया है, सोशल मीडिया है ना, उसमें जो बड़े बड़े चैनल वाले विचारक बोलते थे कि क्या है, इन्होंने बैठना चाहिए साथ में, राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर पद यात्रा से क्या होने वाला है, अभी तक बोलते थे, पहले भी बोलते थे कि नहीं इससे क्या होगा, मीटिंग लेनी चाहिए, इसको मिलना चाहिए, उसको। अरे भैया, वो आपको नहीं समझ रहा है, पॉलिटिक्स में वो जो मैदान में आए ना, देश का गेम अगर बदल गया होगा। तो राहुल गांधी जब पदयात्रा करने लग गए, कई लोगों ने बोला था कि इससे क्या होने वाला है, ये तो 8 दिन में खत्म हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने जब पहली पदयात्रा की, उस समय मैंने एक वीडियो किया था राष्ट्र महाराष्ट्र में, उसमें टाइटल ही ये था कि बुद्ध, महात्मा गांधी और राहुल गांधी। तब कई लोगों के, बुद्ध, महात्मा गांधी और राहुल गांधी, तब मुझे कई लोगों ने पूछा कि अरे क्या आपने कुछ भी बोल दिया। मैंने बोला देखो क्या होता है, आज की पोजीशन क्या है, आज गांधी बुद्ध के लाइन में रख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं बन सकते, ये तो बात पक्की है, नहीं बन सकते, मानता हूं मैं, बुद्ध की तो बात बहुत अलग, बहुत दूर की है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सकारात्मक तरीके से इन लोगों को आप कैसा ये कर सकते, कैसे रोक सकते हैं, तो ये हमें सोचना होगा। तो राहुल गांधी और इन्होंने भी ये सोचा, तय किया। तो पदयात्रा का रिजल्ट आप देख रहे हैं, दूसरी फिर रैली निकली उनकी, उसका भी रिजल्ट देख रहे हैं। और उसकी वजह से, और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस वालों ने, उन्होंने किसी को मतलब ये नहीं किया, ज्यादा किसी का अपमान भी नहीं किया, मगर किसी को झेलने का भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। वो किसी के पीछे नहीं गए कांग्रेस में, वो अपनी जगह पे चलते रहे, अपनी जगह पे काम करते रहे। और उनको मानो, ये मैंने बोला, तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत सही कदम है, क्योंकि छोटी सी, नहीं तो ममता बनर्जी उनके टांग में टांग अड़ाती, अपने केजरीवाल टांग में टांग अड़ाते थे, अपने नीतीश कुमार